हेलो बच्चों, आप सब उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर से हम लोग वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपके सिलेबस को लेकर आए हुए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी ही है, लेकिन उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये क्लास 9 का ही आज चैप्टर स्टार्ट होगा। और क्लास 9 में जो स्टार्ट होगा वो बायोलॉजी का ही चैप्टर है। और वह चैप्टर है आपके जीवन से रिलेटेड है, जिससे आपके जीवन की शुरुआत हुई है, वही लाइफ की शुरुआत होती है। आप बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे जीवन की इकाई। जीवन की इकाई। और जीवन की इकाई क्या है किसी जीव की, किसी भी एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की? वह क्या है? वह है सेल। वह क्या है? सेल। तो आपसे पूछा ही जाता है कि जीवन की जो एक तरीके से इसे हम फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक इकाई। लेकिन सेल की जहां तक परिभाषा की बात होती है कि आपने सेल के बारे में सुना होगा। सेल एक लैटिन वर्ड से मेडअप हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड क्या है? सेला। और सेला का मतलब होता है आ स्मॉल रूम, यानी कमरे जैसा। यानी कमरे जैसा है, तो उसे तो हम बोलते हैं शेल बोलते हैं। लेकिन एक लैटिन वर्ड की सेल वर्ड है सेला, उसका मतलब होता है। लेकिन अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन मतलब परिभाषा। और किसी भी सेल की परिभाषा को आपने पहले से सुना होगा। तो नॉर्मली आप सुनते हो कि जीवन की मौलिक इकाई, उसको आप कोशिका बोलते हैं। लेकिन यह जीवन की मौलिक इकाई की परिभाषा कंप्लीट नहीं है। आप जब तक किसी भी कोशिका को बोलोगे कि दिस सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, structural and functional unit of life, यानी कोई भी जीव है या कोई भी सेल है, सेल की परिभाषा कंप्लीट रूप से क्या है? कोशिका क्या होती है? एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई को आप क्या बोलते हैं? कोशिका। यानी कोशिका की परिभाषा की अगर हम बात करें, उसकी एक संरचना होगी, एक क्लियर संरचना होगी, वो किसी भी शेप का हो सकता है। उसके फंक्शन हो सकते हैं, उसके कार्य भी हो सकते हैं। और वो किसी भी लाइफ को आगे बढ़ाने में ही सेल का ही रोल होता है। सेल आगे जाकर आपका बहुत सारे जुड़ जाती है, वह ऊतक में बन जाता है। आप ऊतक से फिर अंग बनता है, अंतंत्र बनता है, इंग्लिश बोलते हैं बॉडी, बॉडी सिस्टम, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें सेल की डिस्कवर की, डिस्कवर मतलब होता है खोज। कि वो कौन महान व्यक्ति थे जो पहली बार कोशिका को खोजा है? और एक खोज करने वाले एक वैज्ञानिक हैं आप, रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक क्या किए हैं? कोशिका की खोज किए हैं। कब किए हैं? इन 1665, 1665 ईस्वी में इस कोशिका की खोज हुई थी। इसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था, उस कोशिका एक प्लांट के अंदर दिखी थी। और वो प्लांट क्या था? वह प्लांट आपका क्यूरकस शुगर, क्यूरकस शुगर। ये प्लांट कहाँ मिलता है? एक प्लांट आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है क्यूरकस शुगर, जिसको आप बोलते हो ओक। हिंदी में ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी पौधा है, इसको आप बोलते हो ओक।
इसकी कोशिकाओं में देखा था, यानी इस पादप की कोशिकाओं में देखा था, और वो कोशिका दिखने में कैसी थी, वह कार्क लाइक। कैसी कोशिका थी? कार्क के जैसी। कार्क का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। इसके जैसा? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी आपने देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, यानी कॉम लाइक, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था। ऐसी संरचना को डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक, यानी कुछ इस तरीके से कोशिका थी। इसको आप बोलते हो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कॉर्क कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। और ये कहाँ खोजा गया था? किस प्लांट के अंदर? ऊख। और ऊख जो प्लांट होता है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक रेगिस्तानी पौधा है। इसकी खासियत ये है कि अगर वहां पर पानी की जब कमी होती है, इसकी जो टहनी होती है, जो इसकी स्टेम होती है, इस स्टेम को हम यहाँ काट देते हैं तो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं, वाटर। यहाँ से लोग उसको पानी पी भी सकते हैं, डेजर्ट में यूज कर सकते हैं। उससे भी डेजर्ट में पानी की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है, लेस होता है। तो अगर हम बात करें कि उत्तर शुगर ये क्या है, पौधा था, लेकिन ये डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया था। जो सेल को डिस्कवर किया था, ये सेल कैसी थी? ये सेल नॉन लिविंग। कैसी थी? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है आजीवित कोशिका। कैसी कोशिका? आजीवित कोशिका को खोजा। जबकि बात आती है कि अगर रॉबर्ट हुक ने जीवित आजीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका को किसने खोजा था? तो हम बात करते हैं जीवित कोशिका का, यानी लिविंग सेल। लिविंग सेल, लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया है? आपको पता है लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले एक डच साइंटिस्ट थे। डच साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। और ये डच कहने का मतलब ये यूरोपियन थे, वहीं से डच आए हुए थे, तो वहीं के साइंटिस्ट थे। और ये डिस्कवर किए थे 1674 में। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था एंटोनी ऑन लीवेनहॉक। एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया हुआ था। और इनकी बात क्या है, ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक ने क्या डिस्कवर किया था? कि माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को आप बोलते हो सूक्ष्मदर्शी, हिंदी बोलते हो। इससे छोटी से छोटी चीजें क्या कर की जा सकती है? देखी जा सकती है। तो हॉलैंड के वैज्ञानिक 1674 यानी 1674 में क्या किए थे? डिस्कवर किए थे कैसी सेल को? जीवित सेल, यानी जीवित कोशिका से क्या किया था? जीवित। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज करने के बाद आता क्या है? कोशिका थियरी आती है, यानी सेल थियरी। सेल थ्योरी क्या आता है? हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत और इंग्लिश बोलते हैं सेल थियरी। कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, एक तो थे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है एक वनस्पति शास्त्री थे। और दूसरे थे जूलॉजिस्ट। और जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जंतु शास्त्री, यानी एक पादप के बारे में काफी विशेषज्ञ थे, शास्त्री थे। पादप का बहुत अच्छे ज्ञाता थे, विद्वान थे। और दूसरे जंतु के बहुत बड़े विद्वान थे। दोनों ने एक ने दिया 1838 में
और दूसरे ने दिया 1839, यानी एक ने दिया आपका 1838 और सेकंड ने क्या दिया था 1839। और ये क्या दिए हैं, सेल थ्योरी दी का क्या नाम था, इनका नाम था स्लाइडेन। इनका नाम क्या था, स्लाइडेन। और दूसरे का क्या नाम था, इन दोनों का कहना था कि सभी जीव, यानी क्या, सभी जीव, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, पादप हो, जीवाणु हो, ये सभी किससे बने हैं, सभी जीवों का निर्माण, इनका कहना था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ दिस सेल, यानी सभी सेलों का जो सभी जीव बने हैं वो बने कैसे हैं, तो कोशिका से ही बने। तो किससे बने हैं, कोशिका से बने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सभी जो जीव हैं वो किससे बने हैं, कोशिका से ही बने हैं। ये दोनों का मानना था, वो बॉटनिस्ट का भी मानना था, जूलॉजिस्ट का भी मानना था, स्लाइडन और शॉन का दोनों का मानना था कि 1838 और 39 में बताए हुए थे कि जितने भी जीव हैं सभी किससे बने हुए हैं, कोशिका से ही बने। किससे बने हैं, कोशिका से ही बने। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिसको आप कहते हैं मॉडर्न सेल थियरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को देने वाले कौन थे, मॉडर्न सेल थ्योरी को जो देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कब आए थे, वो 1859 में आए। और क्या बताया, उनका नाम क्या था, रुडोल्फ विल्का। उनका ये मानना था कि जो कोशिका है, जो भी जीव बने हैं वो जीव बने हैं प्री एग्जिस्टिंग से। इसका मतलब होता है, उनका कहना था कि कोई भी जीव बना है वो अपनी पहली वाली सेल से बना। जैसे मान लीजिए ये सेल है, कोई जीव है, और ये जब जीव से 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, यानी ये 2 सेल का निर्माण कैसे हुआ है, ये अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बना। यानी ऑल सेल इज अराइज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जब भी बनी है प्री एग्जिस्टिंग सेल बनी है। और जिसके लिए रुडोल्फ विल्का ने एक वर्ड दिया था, एक शब्द दिया था अपने ही, और वो शब्द क्या था, लैटिन शब्द था ओमनी सेलुला ई सेलुलर। इसी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे हम हैं, आप हैं, हम आप आए कैसे हैं, अपने फादर्स मदर्स के द्वारा आए हुए हैं। तो हमारी कोशिका क्या है, पहली वही हमारे फादर और मदर। तो इनका यही मानना था कि रुडोल्फ विल्का ने बताया 1859 में कि कोई भी सेल है, कोई भी जीव है, वो एराइज हुआ है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज हुआ। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेल। ये तो आपको सेल के बारे में पता हो गया कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका देख भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेल, इसकी बात करते हैं। काइंड ऑफ सेल, काइंड ऑफ सेल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। कोशिका एक्चुअल में होती क्या है, कितने काइंड की होती है। तो कोशिका आपकी क्लास 9th में है, तो आपको अपना क्लास 8 से पता ही होगा कि कोशिका आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। पहली कोशिका होती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और दूसरी सेल को आप बोलते हो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक,
यह दो प्रकार की श्वसन है, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे को आप बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं पूर्व केंद्रकीय, यूकैरियोटिक को आप बोलते हैं हिंदी में सुकेंद्रकीय। ध्यान से समझिएगा, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसकी जो साइज होती है वो आपका 0.5 से लेकर 1 म्यूएम तक होती है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें हम, इसकी जो साइज होती है ये साइज आपकी 10 to 100 म्यूएम तक हो सकती है, यानी इसकी साइज। तो आता कौन है प्रोकैरियोटिक में, आते क्या है, कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है, वो जीव है जो प्रोकैरियोटिक के पार्ट में आते हैं, और कौन कौन से हैं जो यूकैरियोटिक में आते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में तो याद रखिएगा ओनली बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया किसमें आती हैं, आपका प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया का मतलब होता है केवल जीवाणु, केवल जीवाणु। ये जीवाणु किसमें आते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, आप जीवाणु के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो आपका पादप में आए, चाहे वो आपका प्लांट की कैटेगरी में आए, चाहे वो जंतु की कैटेगरी में आए, तो ये सब के सब होते क्या हैं, सब के सब क्या होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें प्लांट का यानी पादप, और दूसरी तरफ हम बात करें तो जंतु, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया, तो आपको पता हो गया कि आपका प्रोकैरियोटिक है, और आपको जंतु के बारे में भी पता हो गया, पादप के बारे में पता हो गया कि यूकैरियोटिक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे वायरस किसमें आता है, और आपको पता है दोनों चाहे वो प्रोकैरियोटिक का जीव हो चाहे यूकैरियोटिक का जीव हो, दोनों क्या होते हैं, जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक होता है और ना ही यूकैरियोटिक होता है। वायरस केवल, अगर हम नोट में लिख लें तो वायरस किसमें आता है, तो आपके क्या बताएंगे, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, यानी वायरस क्या होता है, सजीव भी हो सकता है, वायरस क्या हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। यानी वह जब किसी सजीव की कोशिका पे रहेगा, उसकी बॉडी पर रहेगा, तो क्या होगा, तो जीवित होगा। और जैसे ही उसकी कोशिका को, उसकी बॉडी को छोड़ देता है, तो क्या होता है, नॉन लिविंग। वायरस इज मेड अप बाय, वायरस बना कैसे होता है, वायरस इज मेड अप, वायरस इज मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ओके, तो ये बनता क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या न्यूक्लिक एसिड हो सकती हैं, डीएनए या आरएनए। प्रोटीन का कवर होता है, प्रोटीन कोट भी इसे हम बोलते हैं। ये वायरस इससे मेडअप होता है। अब आइए हम बात करते हैं केवल एक के बारे में, केवल एक कोशिका के बारे में बात करते हैं, और वह कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, चलिए देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल
तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, एक ग्रीक शब्द से बना है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, या इसी को हम बोलते हैं बिफोर। क्या बोलते हैं? बिफोर बोलते हैं। हिंदी में हम बोल देंगे, या इसको हम प्राथमिक बोले या पहले बोले। क्या बोले? पहले। दूसरा शब्द है, यहाँ से ग्रीक शब्द है कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। यानी इसमें प्रिमिटिव केंद्रक तो होगा, लेकिन केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी। यानी जो एक कवर होता है इसके बॉडी पर, केंद्रक पर, न्यूक्लियस पर, वो कवर नहीं मिलेगा, यानी वो विदाउट होगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पूछा जाता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही ना हो तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा। तो वह कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, हमने कहा ना सब बैक्टीरिया आती है कि प्रिमिटिव सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक कौन होता है? प्रिमिटिव सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक। अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव सेल क्या है प्रोकैरियोटिक की, तो प्रिमिटिव सेल आपकी प्रोकैरियोटिक की है, जिसको बार बार आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा किताबों में, कहीं से किसी भी माध्यम से आपने जाना भी होगा। उसको आप बोलते हो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। ये हम ऑल सेल की बात कर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी की बात होती है स्मॉलेस्ट सेल, तो आपका स्पर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्मॉलेस्ट सेल, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है, उस नाम को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है P फॉर न्यूरो, P फॉर निमोनी, L फॉर लाइट, O फॉर ऑर्गेनिज्म। यानी पीपीएलओ पूछा जाता है, कभी कभी पीपीएलओ भी दिया रहता है, कभी कभी माइकोप्लाज्मा भी दिया रहता है। और ये स्मॉलेस्ट सेल एक ऐसी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक है, सबसे छोटी है। इसका एक नाम और है, इसको आप बोलते हो जोकर, जोकर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक, जोकर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब है, जोकर क्यों बोला जाता है? जोकर का मतलब होता है, जोकर कुछ भी बोल सकता है। आपने ऐसे कहीं ड्रामा में देखा होगा कि जोकर का मतलब कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर जोकर का मतलब है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी मॉर्फोलॉजी क्या है? इसकी शेप और साइज। यानी माइकोप्लाज्मा की मॉर्फोलॉजी क्लियर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। और जिस कोशिका के पास सेल वॉल नहीं होगी, वह कोशिका का कोई शेप नहीं क्लियर होगा, और जब शेप क्लियर नहीं है तो ये विदाउट है। इसको हम बोलते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक होती है। और प्लियोमॉर्फिक इसकी मॉर्फोलॉजी होने के कारण इसको हम जोकर भी बोल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा ये बच्चों में निमोनिया भी काज करता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है, जिससे बच्चों के अंदर, खासकर बुजुर्गों में देखा जाता है, जिनकी इम्यूनिटी, जिनके प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से उनमें बैक्टीरिया हावी हो जाती है, उनके लंग्स को, उनके फेफड़े को प्रभावित करती है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और सफोकेशन होगा, सांस फूलने लगती है, खिंचाव भी हो जाता है, इससे निमोनिया काज हो जाता है। ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक में तो पहला सेल है। और हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हिंदी में बोलते हैं जीवाणु की संरचना। किसकी संरचना? जीवाणु की
संरचना। जीवाणु की संरचना की हम बात करते हैं कि जीवाणु की संरचना वाकई में होती कैसे। देखिए, जीवाणु की संरचना की अगर हम बात करें तो जीवाणु को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो हम कुछ भी बना सकते हैं कि आप ऐसे बना लीजिए कि मान लीजिए आपका ये जीवाणु की कोशिका है, ठीक है। ये सबसे आउटर कवर है और इस कवर को हम बोलते हैं सेल वॉल। फिर इसके नीचे वाला एक कवर होता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और एक कोशिका झिल्ली है कि आप देखोगे, सॉरी उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और इसके अंदर आप देखेंगे कोशिका झिल्ली है जो अंदर की तरफ क्या होती है, ऐसे इनफोल्ड होती है, ठीक है, ऐसे मुड़ी होती है। इसको आप बोलते हैं, यहीं से आप देखोगे कि चलने के लिए इसके पास लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। यानी पूछा जाता है जीवाणु चलता कैसे है, इसके पास क्या है, चलने वाला गमन का अंग होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और हिंदी में बोलते हैं कसाब। क्या बोलते हैं, कसाब भी बोलते हैं। और जो सबसे बाहर होता है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है। और आप देखेंगे किसी झिल्ली के नीचे से आप देखोगे कि ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बाल के जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देती। ऐसे बहुत सारी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी पूरी बॉडी में, ऐसे आपको दिखाई देगा बैक्टीरिया की बॉडी पर। हर तरफ से आप देखोगे इसमें कुछ छोटी भी होती हैं, कुछ इससे बड़ी होती है, कुछ सबसे बड़ी होती है। ये आपका पूरी तरीके से ऐसे पूरी बॉडी में फैला होता है। जिसको आप बोलते हो, इसको हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं, पिलाई। और इसकी जो संख्या होती है किसी जीवाणु पर, ये मैक्सिमम कितने नंबर में होता है, 100 के नंबर में होता है। और इसी में आप देखोगे कुछ ऐसी भी पिलाई दिखती हैं जो छोटी होंगी, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। और जो बड़ी वाली होती है उसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई का मतलब होता है जनन में भाग लेते हैं। यानी एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से जनन करता है, उसमें ये पिलाई जो सेक्स पिलाई होती है नलिका बनाती है, पिलीन नलिका, पिलीन ट्यूब बनाती है, जिससे इसके अंदर का जो जेनेटिक मैटर होगा उस जीवाणु के पास ट्रांसफर होगा। आप देखोगे कि नो वेल डिफाइंड ऑफ न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कहीं पर भी कोई न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता। न्यूक्लियस के जैसी संरचना आपको दिखाई देगी कुछ ऐसे। और इस संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी इसका देखिए नेम और है जीनोफोर। क्या है, जीनोफोर। और आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इसके पास होता है। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, इसके पास सर्कुलर डीएनए। क्या है, सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और एक रीजन ये है न्यूक्लियाइड इसमें जीनोफोर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। अगर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रोमैटिन जो होता है वो बनता,
और क्रोमेटिन जब बनते थे इनका न्यूक्लियस क्या होता, कंडेंस हो जाता, जबकि इसमें पाया ही नहीं जाता। और इसमें स्वतंत्र रूप से आप देखोगे इसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम कितने में होता है, 70S होता है। पूछा जाता है इस यस का क्या मतलब होता है, इस यस का मतलब है श्वेडबर्ग इकाई है, यूनिट। श्वेडबर्ग क्या है, यूनिट। इस 70S का मतलब ही होता है। और आप देखोगे कि इसी कोशिका जो भित्ति है, इसी किवाड़ पर एक मोटी सी लेयर आपको दिखाई देगी जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मोटी सी कवर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसमें आप देखोगे कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर अगर है, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और ये आपका क्या है, जो जीवाणु के अंदर रेस्पिरेशन जब होता है उसके अंदर इस पर एक एंजाइमें पाई जाती हैं जो श्वसन में, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और ये एक तरीके से बैक्टीरिया का श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मीजोसोम, हिंदी में बोलते हैं मध्य काय। क्या बोलते हैं, मध्य काय। ओके, तो ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जीवाणु की कोशिका है। जीवाणु में सब चीजें पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपका फास्फोलिपिड से बनती है। किससे बनती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। आप देखोगे इसके पास फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला किससे बना होता है, ये भी प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन क्या होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडो ग्लाइकॉन या इसी को हम बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड से बनी हो, म्यूकोपेप्टाइड से बनी हो। पेप्टिडो ग्लाइकान का मतलब होता है यहाँ पर आपका प्रोटीन होता है, और यहाँ ग्लाइकान का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी आपका प्रोटीन है और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कुछ क्या होते हैं, हाइड्रेट। इस पर अमाइनो एसिड पाए जाएंगे जिससे सेल वॉल का निर्माण करेंगे। और अगर सेल वॉल का निर्माण करते हैं तो एक शेप साइज देता है। और ये सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। किसी किसी जीवाणु पर सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है, किसी किसी पर थिक होता है। जो थिक होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो थिन होता है वो निगेटिव होता है। यानी तरीके से हम स्टेनिंग की बात करते हैं, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया का स्टडी करते समय ये पता चलता है कि इस तरीके से। और जो पिलाई होती है ये पिलीन नाम की प्रोटीन से बनी होती है। ये प्रोटीन से बनी होती है, पिलीन प्रोटीन से मेडअप होती है। ओके, ये चीजें आपको पता हो गई। ये प्रोकैरियोटिक का था, ये सेल वॉल सेल के बारे में आपको पता हो गया, फिर प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। वो वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का, वो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।